नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस सेशन में। आप लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी का नाम जरूर सुना होगा, जिनका संबंध सीधा सीधा से तिब्बत से है। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो 2026 में 68th ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हुई है, उसमें उनकी करुणामयी, मानवतावादी और पर्यावरण सोच के लिए उनको ग्रैमी अवार्ड के साथ सम्मान मिला है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इतने बड़े सम्मान मिलने के बाद चाइना को मिर्ची लगी है। उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ ये बयान दिया गया है कि परम पावन दलाई लामा जी को जो वैश्विक स्तर पर यह सम्मान मिला है, इसका दुरुपयोग वो तिब्बत और चीन के अंदर अलगाववादी राजनीति को हवा देने में प्रयोग करेगा। आप लोगों को पता होगा कि चाइना और तिब्बत के बीच में एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और तिब्बत अपनी आज़ादी के लिए काम कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही लोग आंख बंद करके बैठे हो, लेकिन ये बात सच है कि तिब्बत के साथ जबरदस्ती हो रही है। क्योंकि जैसे ही 1949 में चाइना तिब्बत के ऊपर आक्रमण करता है और तिब्बत के अंदर रहने वाले जो लोग जो तिब्बत से प्रेम करते हैं और तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं, जब वो चीन का विरोध करते हैं तो ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी अलगाववादी सोच रखने वाले लोगों का विरोध चाइना करता है और उनके ऊपर बहुत सारे सितम करता है। लेकिन कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के साथ वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलाई लामा की अहिंसात्मक, मानवतावादी और करुणामयी सोच के लिए उनको एक अवार्ड दिया गया, जिसको ग्रैमी अवार्ड दिया कहा जाता है। और ये ग्रैमी जो अवार्ड है वो कला और संगीत के क्षेत्र में मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों को दिया जाता है। उन्होंने स्पोकन वर्ड एल्बम नाम की एक एल्बम निकाली है, जिसमें उनको बेस्ट ऑडियो बुक, बेस्ट नरेशन, बेस्ट स्टोरी टेलिंग और बेस्ट रिकॉर्डिंग के लिए उनको इस प्राइज से नवाजा गया है। लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय ने सीधा सीधा सा बयान दिया है कि वैश्विक स्तर पर जो दलाई लामा जी को ये सम्मान दिया गया है, इसका वो दुरुपयोग करेगा तिब्बत और चाइना के अंदर अलगाववादी राजनीति को हवा देने में। जी हाँ, अलगाववादी राजनीति इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसकी सोच से अलग तिब्बत की सोच हो। तिब्बत के रहने वाले हर व्यक्ति को चाइना की सोच और दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा। लेकिन दलाई लामा जो कि 90 वर्ष के हैं और एक लंबे समय से अपने देश की आज़ादी के लिए, यानी कि तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहा है, और भारत भी कहीं ना कहीं तिब्बत की आज़ादी के लिए सहमति जताता है। और वो भारत के दृष्टिकोण से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है भारत और चाइना के बीच के अंदर, जो तिब्बत का भूभाग है वो भारत के लिए बफर का काम करता है। यदि तिब्बत को आज़ादी मिल जाती है तो निश्चित रूप से भारत की जो सुरक्षा है वो कड़ी सुरक्षा हो जाती है। और तिब्बत बीच में आने के बाद तिब्बत एक ऐसा देश है जहां पर अहिंसा को मानने वाले, करुणा को मानने वाले और मानवतावादी सोच रखने वाले लोग रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया सन 1949 के अंदर, और जब उन्होंने विरोध किया, जिसमें दलाई लामा जी भी एक थे, और उस सोच को, उस अलगाववादी सोच को चाइना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की सोच और दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया और कहते हैं कि सन 1959 में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि इस प्रकार की तिब्बती सोच रखने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर डाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। और जिसकी वजह से चाइना ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता का जो हनन किया है, निश्चित रूप से उसका कोई भी मैं समझता हूं कि उसका डट कर के विरोध नहीं कर पा रहा है। भले ही मानवतावादी सोच रखने वाले लोग अंदर खाते तिब्बत की मदद करने को तैयार हो, लेकिन खुल करके तिब्बत का जो है वो समर्थन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से तिब्बत के अंदर जो है वो चाइना की जो दादागिरी है वो निरंतर चल रही है। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि सन 1959 के अंदर एक ऐसा माहौल तिब्बत के अंदर तैयार किया गया कि इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को तिब्बत से या तो
निकाल दिया गया या उनको जान से मार दिया गया। और जब दलाई लामा ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी तो दलाई लामा को भी मारने की साजिश रची गई और दलाई लामा अपने 80,000 तिब्बती साथियों को लेकर के भारत के अंदर राजनीतिक निर्वासन करता है, भारत के अंदर शरण लेता है। और आज भी जो दलाई लामा जी हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्मशाला है वहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है और वहाँ से तिब्बत की सरकार को वो चलाते हैं। और कहीं ना कहीं दलाई लामा को आज भी जो तिब्बत के लोग हैं वो अपना राजनीतिक और धार्मिक गुरु मानते हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि जो दलाई लामा है वो धर्म की आड़ में अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया मौन है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करता है कि दलाई लामा और तिब्बत के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और उसका सहयोग करना चाहिए। और अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है भारत खुल करके तिब्बत का सहयोग करता है। अगर भारत और तिब्बत के संबंधों की चर्चा की जाए, 1949 से पहले 2000 वर्षों का इतिहास है जो इस बात की गवाही देता है कि तिब्बत एक आज़ाद देश है और तिब्बत की अपनी कानून व्यवस्था है, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। भारत के अंदर भी मानवतावादी सोच रखने वाले अनेक राजनीतिज्ञों ने जब 1949 के अंदर, क्योंकि उस समय चाइना भी अभी अभी आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो भारत है वो भी अभी अभी आज़ाद हुआ था, उस समय भारत के जो राजनीतिक लोग थे जो भारत के अंदर राजनीति कर रहे थे, उसमें चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बुरा हो रहा है और तिब्बत का सहयोग करना चाहिए। वह तिब्बती जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जी हाँ, वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। उन्होंने 1949 में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिब्बत पर चीनी कब्जे को एक शिशु वध बताया था कि तिब्बत के ऊपर जो चाइना ने कब्जा किया है वो शिशु वध की तरह है और कहीं ना कहीं तिब्बत पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानवतावादी सोच और दृष्टिकोण रखने वाले तिब्बती लोग जो कि अहिंसा के पुजारी है उनको चैन और अमन से जी लेना चाहिए। तो तिब्बत पर पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 30 और 31 मार्च 1959 को कलकत्ता में भी हुआ, जिसमें जय प्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में विस्तार से चर्चा हुई कि तिब्बत को अलग देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि तिब्बत के साथ जो हो रहा है उसमें कितना कुछ तिब्बत का बुरा हो चुका है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 12 लाख से अधिक तिब्बती मारे जा चुके हैं। अब तक का इतिहास ये आंकड़ा बताता है कि जब से चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया है 12 लाख लोगों से ज़्यादा तिब्बती लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 6,000 से अधिक मठों को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि चाइना किसी धर्म को नहीं मानता और तिब्बत जो है वो बौद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन चाइना ने उस धार्मिक सोच और दृष्टिकोण को खत्म करने के लिए 6,000 से अधिक मठों को नष्ट कर दिया है। उसके साथ साथ हजारों तिब्बती चीन की जो कैद है, जो जेलें हैं उसके अंदर वो बंद पड़े हैं। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो अलग इस प्रकार की सोच रखते हैं उनको चाइना जेल के अंदर भर्ती कर देता है। परम पावन दलाई लामा को 1959 में तिब्बत छोड़ने पर मजबूर करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो चाइना था। 60 लाख तिब्बती जनता पर 75 लाख चीनी नागरिकों की भीड़ लाद दी गई है कि तिब्बत की जो आज की आबादी है वो लगभग 60 लाख है, लेकिन चाइना ने अपने 75 लाख के करीब यानी कि लगभग 1 करोड़ के करीब चाइना के लोगों को, चीनी लोगों को तिब्बत के अंदर ला करके बसा दिया ताकि उनका दबदबा और उनकी मनोबली बनी रहे। चीनी उपनिवेशवाद के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर तिब्बती लोगों की गिरफ्तारी और हत्याएं होती हैं, क्योंकि चाइना की आबादी जो है वहां पर ज्यादा हो गई है और जब तिब्बती लोग विरोध करते हैं और चीन की उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नीति का शांतिपूर्ण पूर्वक भी विरोध करते हैं, तब भी उन लोगों की गिरफ्तारियां की जाती हैं, उनके साथ यातनाएं उनको दी जाती है। तिब्बत का प्राकृतिक पर्यावरण रासायनिक एवं
माणिक हथियारों और भंडारण करके नष्ट किया जा रहा है। जो तिब्बत का वातावरण है, तिब्बत की जो लोकेशन है, वो पर्यावरण की दृष्टि से इतनी जबरदस्त है, लेकिन वहाँ पर रासायनिक पदार्थों से, वहाँ पर परमाणु पदार्थों से, वहाँ जो माहौल है उसको, प्राकृतिक सौंदर्य को जो है वो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तिब्बत के भीतर सन 2009 में अब तक लगभग 140 से अधिक तिब्बतियों ने तिब्बत में धार्मिक आज़ादी तथा परम पावन दलाई लामा को तिब्बत वापस बुलाने के लिए आत्मदाह तक किया है। दलाई लामा को तिब्बत के लोग जो हैं अपना धार्मिक और राजनीतिक गुरु मानते हैं, और इसी के चलते वहाँ पर लगभग 2009 से लेकर के और अब तक 140 लोगों ने आत्मदाह किया है कि दलाई लामा को एक बार फिर से तिब्बत आने का मौका दिया जाए। लेकिन 1959 से दलाई लामा भारत के अंदर राजनीतिक शरण में है, और उसके साथ लगभग 80,000 जो तिब्बती लोग थे वो साथ आए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार चाइना कर रहा है, पूरी दुनिया आंख बंद करके देख रही है, लेकिन उसका साथ देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन भारत के अंदर अनेक ऐसे मंच बने हैं जो तिब्बत की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच भारत के अंदर काम करता है तिब्बत की आज़ादी को लेकर के, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक तीर्थ हैं जो तिब्बत के आसपास पड़ते हैं या तिब्बत में पड़ते हैं, जो भारत की आस्था का केंद्र हैं। तो अगर तिब्बत को आज़ादी मिल जाती है तो वो केवल तिब्बत को आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि भारत की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, भारत की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके अंदर ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि बदलाव होगा। और हम सबको अहिंसात्मक तरीके से कहीं ना कहीं तिब्बत का साथ देना चाहिए। और जैसे ही परम पावन दलाई लामा जी को ये वैश्विक स्तर पर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है और चाइना की जो सरकार है वो तिलमिला गई है, उसको बड़ी मिर्ची लगी है कि आखिर दलाई लामा को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खतरा लगता है कि लोगों के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव चाइना के ऊपर बनेगा कि कहीं ना कहीं तिब्बत को आज़ाद करना चाहिए। लेकिन चाइना जो है किसी भी सूरत पर तिब्बत को आज़ाद नहीं करना चाहता। अब लोग सोच सकते हैं कि तिब्बत के ऊपर चाइना की अतिरिक्त भीड़ को लाद दिया गया है। चाइना की आबादी बड़ी मुश्किल से 50-60 लाख लोगों की है, लेकिन लगभग 75-80 लाख लोगों को चाइना ने तिब्बत में ला करके बसा दिया है, ताकि तिब्बती लोगों के ऊपर दबाव बना रहे, उनकी हर एक्टिविटी को के ऊपर उनकी नज़रें रहें, और किसी भी एक्टिविटी को नज़रअंदाज चाइना नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको खतरा है कि अगर तिब्बत अंदर खाते किसी प्रकार का कोई संघर्ष करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बन सकता है। इसलिए उस हर बड़े संघर्ष को चाइना किसी भी सूरत में दबाना चाहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत का सहयोग होना चाहिए, और भारत को भी उसके लिए प्रयास भारत कर रहा है, और भारत को प्रयास करने भी चाहिए, क्योंकि तिब्बत जो है वो हमारे दृष्टिकोण से, भारत की संस्कृति से, भारत की विचारधारा से आपस में मेल खाता है। और शुरू से ही 2000 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास है कि तिब्बत के साथ हम लोग, चाहे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हों, चाहे हमारे तीर्थयात्री वो हमारे देश में आते हो या हम वहाँ पर जाते हो, या हम लोग व्यापार करते हो, तो हमारी एक मुक्त आवाजाही वहाँ पर रही है। और वो मुक्त आवाजाही अब चाइना के कारण कहीं ना कहीं वो भी बाधित हो रही है, और जिसके कारण जो हमारे संबंध है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना का दबाव इतना है, और उस दबाव के कारण तिब्बत के लोग भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो हमें भी तिब्बत की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए और तिब्बत के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप लोगों ने जाना होगा कि आखिर चाइना और तिब्बत के बीच में ये संघर्ष क्यों चल रहा है। और यदि आपको इस इन्फॉर्मेशन से कोई बेहतरीन जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।